डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम रिलेटिव इलास्टिसिटी के टॉपिक पे बात करेंगे। हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी डिफरेंट डिमांड कर्व्स होती है, क्या हम डिमांड कर्व्स को देख के ये बता सकेंगे कि किस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा है और किस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी कम है। ये टॉपिक स्टडी करना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर एकेडमिक एग्जाम्स हो। तो इन एग्जाम्स में हमें डिफरेंट डिमांड कर्व्स दिखाई जाती है और फिर हमें यह बताया जाता है कि इन डिमांड कर्व्स में किस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा है या कम है। या हमसे यह पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे किस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा है। यानी कि हमें मुख्तलिफ ग्राफ्स दिए जाते हैं या फिर एक ही ग्राफ में मुख्तलिफ डिमांड कर्व्स दी जाती है और हमसे इन डिमांड कर्व्स पे जो इलास्टिसिटी का वैल्यू है डिफरेंट डिमांड कर्व्स पे उसको कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए समझना और पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक इसलिए है रिलेटिव इलास्टिसिटी, कंपेयरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व्स। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम डिमांड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करती है। क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये चीज पढ़ी कि जो प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस में अगर इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज होगा। और जो हमारी डिमांड फंक्शन है या लॉ ऑफ डिमांड है, इसका जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारी डिमांड फंक्शन बनती है, जैसे ये डी डिमांड फंक्शन हमारी है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है और डी जो हमारी है वो है डिमांड कर्व। और इसका स्लोप हमें ये बताता है कि क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी सेंसिटिव है टुवर्ड्स प्राइस, यानी कि प्राइस में अगर चेंज करेंगे तो इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा। और इसके लिए जो मेजरमेंट डिवाइस किया गया है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी की फॉर्मूला हम जानते हैं कि इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ये चीजें हमने पहले ही स्टडी की है। एक अहम चीज जो हम अस्यूम कर रहे थे आज तक वो ये है कि हम ये तस्वीर कर रहे थे कि हमारे पास एक ही कंज्यूमर है, यानी कि जब हम ये कह रहे हैं कि प्राइस चेंज हो रहा है, राइट, तो इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आ रहा है। बुनियादी तौर पर हम एक ही कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो चूंकि हम एक ही कंज्यूमर की बात कर रहे हैं इसलिए हमारी डिमांड कर्व जो होगी यहां पे वो एक ही होगी। अगर हम एक से ज्यादा कंज्यूमर की बात करते तो हमारे पास जो है ये फंक्शंस काफी सारी होती और हमारे पास जो डिमांड कर्व्स है वो भी एक से ज्यादा होती, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कितने कंज्यूमर है। फिर हम चाहे उनको एक ही ग्राफ में लाते या फिर अलग अलग ग्राफ्स में लाते, लेकिन जितने हमारे पास कंज्यूमर होते उतनी हमारे पास जो है डिमांड कर्व्स बनती। हम ये भी बता सकते हैं कि हम बुनियादी तौर पर एक ही सिचुएशन को डिस्कस कर रहे थे जहां पे हम प्राइस जो है चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी चेंज हो रही है और बाकी जो सिनेरियोज है, सिचुएशंस है, हम उनको डिस्कस नहीं करते थे। यानी कि अभी एक सिचुएशन में ये रिलेशनशिप एक किस्म का हो सकता है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में जो रिलेशनशिप होगा ये तो नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। यानी कि हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो दूसरे केस में डिफरेंट हो सकता है। रिलेटिव इलास्टिसिटी में हम क्या करते हैं कि हम एक से ज्यादा सिचुएशंस या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स के साथ साइमल्टेनियसली डील करते हैं, यानी कि हमारे पास जो डिमांड कर्व्स बनेगी वो डिफरेंट होगी या एक से ज्यादा होगी और फिर जाके हमने उनके दरमियान कंपैरिजन करना है। यहां पे हम एक एग्जांपल लेंगे। देखिए, अगर ए एक कंज्यूमर है, इसी तरह बी एक हमारा कंज्यूमर है। अभी हम प्राइस चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए ये चेंज हो रही है या क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी ये चेंज हो रहा है। तो यहां पे जो है हमारी एक डिमांड कर्व बनेगी वो ए के लिए होगी और फिर यहां से अलग एक डिमांड कर्व हमारी बनेगी वो बी के लिए होगी। यहां पे ये बात समझना हमारे लिए जरूरी है कि ये डिमांड कर्व्स एक जैसी भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। सेम होने के बावजूद ये दो डिमांड कर्व्स है,
लेकिन ये भी हो सकता है ये डिमांड कर्व जो है ये डिफरेंट हो सकती है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमारे पास अब एक से ज्यादा डिमांड कर्व्स है या डिमांड फंक्शंस है जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा कंज्यूमर है या एक से ज्यादा केसेस या सिचुएशन सिनेरियोज है जहां पे हमने अब इलास्टिसिटीज को कंपेयर करना होगा जो डिफरेंट डिमांड कर्व्स की इलास्टिसिटीज है। हमारा जो फोकस एक्चुअली होना चाहिए वो मैथमेटिकल जो प्रोसीजर है या अप्रोच है इलास्टिसिटी ढूंढने का उस पे नहीं बल्कि ग्राफिकल जो हमारा अप्रोच है उस पे होना चाहिए। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी चीज पे है कि हम फोकस करेंगे डिमांड कर्व्स पे, हम उनको कंपेयर करेंगे इलास्टिसिटीज के लिए और पहले ही अपने जहन में ये बात रखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिमांड कर्व्स है तो किसकी इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है या किन केसेस में इलास्टिसिटी डिफरेंट कर्व्स के दरमियान सेम हो सकती है। इसलिए हमने अपने टॉपिक का नाम रखा है रिलेटिव इलास्टिसिटी कंपेयरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व्स, यानी कि डिमांड कर्व्स की इलास्टिसिटी को हमने कंपेयर करना सीखना है। पहली चीज जो हमने याद रखनी है वो ये कि कितनी किस्म की डिमांड कर्व्स जो है हमारे सामने हो सकती है। सो लेट्स फोकस ऑन दैट वेरी पॉइंट। तो अगर हमने डिमांड कर्व्स को कंपेयर करना होगा तो हमारे पास सिंगल डिमांड कर्व्स हो सकती है, यानी ग्राफ में एक सिंगल डिमांड कर्व है और हमसे इसकी इलास्टिसिटी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये एक सिनेरियो है हमारे सामने। दूसरी जो कैटेगरी है यहाँ पे टाइप है यहाँ पे डिमांड कर्व्स की वो है पैरेलल डिमांड कर्व्स, यानी कि हमारे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ में एक से ज्यादा डिमांड कर्व्स है लेकिन वो डिमांड कर्व्स वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये दूसरा सिनेरियो हमारा बनता है। तीसरा जो हमारा सिनेरियो है, तीसरी जो हमारी कैटेगरी है डिमांड कर्व्स की वो है इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व्स, यानी कि हमारे पास दो डिमांड कर्व्स है लेकिन वो किसी खास पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो ये हमारा और एक केस बनता है। चौथी जो हमारी कैटेगरी है वो है सेम ओरिजिन नॉन पैरेलल डिमांड कर्व्स, यानी कि ओरिजिन तो एक ही है लेकिन जो डिमांड कर्व्स है वो अब पैरेलल नहीं है, वो नॉन पैरेलल डिमांड कर्व्स है। लेकिन ओरिजिन यानी कि एक साइड से टॉप एंड से डिमांड कर्व्स एक ही जगह से निकलती है लेकिन जितना हम एक्स एक्सिस पे आगे जाते हैं तो डिमांड कर्व्स एक दूसरे से दूर होती जाती है। तो ये और एक सिनेरियो है हमारे पास। और फाइनल जो हमारी कैटेगरी है डिमांड कर्व्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वाली थी पैरेलल और थर्ड वाली है इंटरसेक्टिंग, फाइनल हमारी है फिफ्थ वाली नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, यानी कि ना तो ये पैरेलल है लेकिन इंटरसेक्ट भी ये नहीं कर रही है। तो ये हमारे पास 5 कैटेगरीज ऑफ डिमांड कर्व्स हो सकते हैं जहां पे हमें ये पहले ही मालूम होना चाहिए कि कौन सी वाली डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा या कम होगी या किस पॉइंट पे किस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा या कम होगी। ये जो हमारी कैटेगरीज ऑफ डिमांड कर्व्स है अब हम एक एक करके इनके साथ डील करेंगे। पहला जो हमारा केस है वो है सिंगल डिमांड कर्व्स का केस। तो यहां पे मैंने 3 ग्राफ्स बनाए और हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा पहला ग्राफ है फिगर 1 जो हमारी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिमांड कर्व है D1 यहाँ से हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्स है, यहाँ से प्राइस ऑफ एक्स है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी हमारी x1 है, प्राइस जो है वो है P1। तो फिर जाके क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज होता है फ्रॉम P1 टू P2, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो दैट मीन्स कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिखाती चेंज इन प्राइस को, यानी कि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी पे इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो यहां पे जो हमारी इलास्टिसिटी है उसका वैल्यू 0 होगा। तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। अभी अगर आप प्राइस 3 पे है पहले, राइट, तो प्राइस ऑफ 3 पे है और क्वांटिटी x1 है अकॉर्डिंग टू D1 डिमांड कर्व। अगर हम P3 से P2 पे आएंगे प्राइस डिक्रीज करेंगे, लेकिन प्राइस तो हमने डिक्रीज किया फ्रॉम P3 टू P2 लेकिन क्वांटिटी
जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज हम नहीं देखते। नॉर्मली क्या होता है कि क्वांटिटी इंक्रीज होती है, लेकिन वैसा हम यहां पे नहीं देखते। तो दैट मीन्स कि चाहे हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी जो है इट रिमेन्स द सेम x1, इसमें कोई हम चेंज नहीं देखते। तो ये हमारा वो केस है जहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 0 है, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वर्टिकल डिमांड कर्व होगी तो वहां पे जो इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो ये समझने के बाद अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि एक वर्टिकल डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि उसका वैल्यू 0 होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट जो है फिगर उस पे आएंगे, नेक्स्ट ग्राफ पे आएंगे। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे जो हमारी डिमांड कर्व है वो है D2 राइट। जैसा कि यहां था एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जब प्राइस P1 होता है तो क्वांटिटी कितनी है x1। अब देखिए प्राइस P1 है लेकिन क्वांटिटी पहुंच गई x2 पे, प्राइस सेम रहता है लेकिन क्वांटिटी पहुंच गई x3 पे। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि विदाउट चेंज इन प्राइस क्वांटिटी में हम इजाफा देखते हैं। तो यहां पे इसलिए सिनारियो ये है कि देखिए इलास्टिसिटी का वैल्यू है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना चेंज है 0। अब इसमें 1 2 3 आप लिखिए कि क्वांटिटी में चेंज है, तो ये हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू बनता है यहां पे इन्फिनिटी, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एनी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 जो है वो यहां पे इन्फिनिटी बनेगा। तो यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी है। तो हमारे पास अब दो एक्सट्रीम केसेस है। इलास्टिसिटी क्या है 0 जब वर्टिकल होगी डिमांड कर्व, और इलास्टिसिटी क्या है इन्फिनिट जब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होगी। तो मैंने थर्ड वाले ग्राफ में, थर्ड फिगर में जो है इन दो को यहां पे क्लब किया है। ये हमारी D1 है, ये D1 यानी कि 0 इलास्टिसिटी, और ये हमारी इन्फिनिटी वाली डिमांड कर्व है। तो अब जो बाकी डिमांड कर्व्स यहां पे होगी वो जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी इस तरीके की, राइट फाइन। तो यहां पे हमने क्या रूल याद रखना है कि हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो इन जनरल हमने ये याद रखना है कि इन जनरल ये बात है, ये हमेशा ट्रू नहीं होल्ड होती, ये हमेशा सच साबित नहीं होती ये बात कि जितना एक डिमांड कर्व का स्लोप कम होगा। देखिए यहां पे स्लोप भी 0 है, स्लोप भी 0 है, और यहां पे स्लोप जो है वो भी, इसको हम अनडिफाइंड कह सकते हैं, इन्फिनिट कह सकते हैं। तो जितना हम 0 से इन्फिनिट तक जाएंगे उतना हमारी जो डिमांड कर्व्स है, रेस्पेक्टिव डिमांड कर्व्स है, उनकी इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि जितना हम फॉर एग्जांपल हम जो D2 इलास्टिसिटी सॉरी डिमांड कर्व है, इसके नजदीक वाली जो डिमांड कर्व होगी उसकी इलास्टिसिटी का वैल्यू भी इसके करीब आएगा, और जो डिमांड कर्व क्लोज आएगी इस वर्टिकल डिमांड कर्व के, तो उस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी भी कम होगी। तो यहां से आएंगे तो 0 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, और यहां से आएंगे तो हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये एक जनरल रूल है जो हमने याद रखना होगा इलास्टिसिटी के बारे में। लेकिन हमारी स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, आगे जाके और कैटेगरीज जब हम लाएंगे डिमांड कर्व्स की, तो वहां से हमें और चीजें पता चलेंगी। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है डिमांड कर्व्स की वो है पैरेलल डिमांड कर्व्स। इससे पहले कि हम पैरेलल डिमांड कर्व्स की इलास्टिसिटी चेक करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, रिलेटिव इलास्टिसिटी वहां पे देखेंगे, पहले हमने ये बात याद रखनी है कि इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए जब हम जियोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी डिमांड कर्व है AC, ये B यहां पे एक पॉइंट है, राइट। तो अभी हमने B पे कितनी इलास्टिसिटी है उसको मेजर करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है लोअर सेक्शन या लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब देखिए ये B to C लोअर सेगमेंट हमारा बन गया, और B to A अपर सेगमेंट हमारा बन गया। तो न्यूमरेटर में लोअर सेगमेंट है, डिनोमिनेटर में अपर सेगमेंट है, तो इसके जरिए से हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे अगर लोअर सेगमेंट जो है, अगर फॉर एग्जांपल
लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट, दैट मीन्स यहां पे भी वही वैल्यू है, यहां पे भी वही वैल्यू है, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो 1 निकलेगा अगर हमारे मिडिल पॉइंट है। अगर हम बी के ऊपर जाएंगे तो लोअर सेगमेंट हमारा बड़ा होता है एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट, तो दैट मीन्स कि ये जो न्यूमरेटर है इसका वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर के मुकाबले में, तो फिर इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है इस साइड में 1 से ज्यादा निकलेगा, और इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 से कम निकलेगा। तो ये 1 होगा, ये यहां पे लेस देन 1 होगा, और ये यहां पे ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि फ्रॉम बी टू सी लेस देन 1, फ्रॉम बी एट बी 1 और फ्रॉम बी टू ए मोर देन 1। तो ये बात पहले हमने याद यहां पे रखनी है, आगे जाके हम इस चीज का यूज करते रहेंगे। देखिए यहां पे अब हम डिमांड कर्व्स लेते हैं, 3 डिमांड कर्व्स हमारे पास है, D1, D2 और D3। तो ये हमारे पास 3 डिमांड कर्व्स है। सपोजिंग अगर आप मेजर करेंगे अच्छे से घर में एक्सरसाइज करेंगे, सपोजिंग कि ये हमारा मिडिल पॉइंट है D1 के लिए, तो इसका मतलब ये कि यहां पे 1 है इलास्टिसिटी, राइट साइड जाएंगे तो 1 से कम है, और यहां तो 0 होगा फिर, और लेफ्ट साइड जाएंगे यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 से ज्यादा होगा। सिमिलरली इसको अगर हम एक मिडिल पॉइंट लेंगे, इसको मिडिल पॉइंट लेंगे, तो अभी अगर हम इनके नाम रखेंगे A, B और C और इनको ज्वाइन करेंगे, ये जो कर्व हमारी बन रही है, सॉरी लाइन हमारी बन रही है, तो यहां पे इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है, यानी कि A, B, C पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, यानी कि सिंगल प्राइस हम लेंगे, ये P पे देखना चाहते हैं, P1 पे हम देखना चाहते हैं कि इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा डिमांड करो 1, 2 और 3 के लिए, तो हम यहां ये देख सकते हैं कि यहां पे तो वैल्यू 1 है, यानी कि जो D1 है, लेकिन D2 पे 1 से कम होगा और D3 पे उससे भी कम होगा। दैट मीन्स कि जितना हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे उतना इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा। सिमिलरली अगर एक वर्टिकल हम यहां से डालेंगे 90 डिग्री एक लाइन डालेंगे, तो ये A है, तो यहां पे D2 के को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे D3 को इंटरसेक्ट कर रही है ये कर्व, तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि यहां पे तो 1 है इलास्टिसिटी, राइट, लेकिन यहां पे 1 से ज्यादा है, यहां उससे भी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यानी कि अगर पैरेलल कर्व्स हमारी होंगी, जो उनके मिडिल पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे 1 इलास्टिसिटी के वैल्यू देंगे मुख्तलिफ डिमांड कर्व्स के लिए। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे देखेंगे तो जो पैरेलल डिमांड कर्व्स होंगी उनकी इलास्टिसिटी सेम नहीं होगी, बल्कि जो सबसे पहली वाली जो कर्व होगी उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी और लास्ट वाली जो कर्व होगी उसकी इलास्टिसिटी सबसे कम होगी। तो जनरल रूल हमने यहां पे याद रखना है कि सेम प्राइस लेवल पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सेम प्राइस लेवल पे अगर अब डिफरेंट पैरेलल लाइन्स है तो जितना पैरेलल लाइन जो है वो बाहर की तरफ होगी उतनी उसकी इलास्टिसिटी का वैल्यू कम आएगा, और जितनी पहली वाली होगी डिमांड कर्व उतनी इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए। हमारा जो तीसरा केस है वो है इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व्स। यहां पे हम 2 डिमांड कर्व्स लेंगे, D1 एंड D1, ये एक डिमांड कर्व है, D2 दूसरी डिमांड कर्व हमारी है। तो अगर आप फोकस करेंगे इस ग्राफ पे जहां पे हमारी 2 डिमांड कर्व्स है, तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए इस पॉइंट तक, चलिए इसका नाम हम L रखेंगे। L से लोअर सेगमेंट ये बन गया, राइट, लोअर सेगमेंट, और ये अपर सेगमेंट बन गया, यानी कि यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक ये लोअर सेगमेंट। और आप ये देख सकते हैं कि जो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट जो है वो तकरीबन बराबर है यहां पे, तो ये एक चीज याद रखें। दूसरी चीज आप देखिए D2 टू L, L टू D2, तो क्या हम देखते हैं यहां पे लोअर सेगमेंट यहां पे छोटा है और जो अपर सेगमेंट है वो काफी बड़ा है। तो अभी जो हमने ज्योमेट्रिक मेथड के जरिए इलास्टिसिटी का वैल्यू जो डिस्कस किया, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये इलास्टिसिटी का वैल्यू है। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि जो D1 हमारी डिमांड कर्व है इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू D2। इसकी वजह यह है D1 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद D2, ठीक है ना, तो
वहां पे लोअर सेगमेंट जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू लोअर सेगमेंट ऑफ D2 इसलिए इलास्टिसिटी का वैल्यू भी ज्यादा होगा फॉर D1 के लिए। तो यहां पे हमने एक जनरल रूल याद रखना होगा कि अगर हमारे पास दो डिमांड कर्व्स है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो फ्लैटर कर्व हमारे पास होगी उसकी उस पॉइंट पे, बुनियादी तौर पर L पॉइंट की हम यहां पे बात करें तो इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी का वैल्यू फ्लैटर कर्व का होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो हमारी स्टीपर कर्व होगी। तो और जाहिर सी बात है कि जो स्टीपर कर्व हमारी होगी वो पहले ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी एज कंपेयर टू जो हमारी फ्लैटर कर्व है। तो यहां पे हमने ये रूल याद रखना है कि फ्लैटर कर्व के लिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है डिमांड कर्व्स की वो है सेम ओरिजिन डिफरेंट स्लोप्स वाली जो डिमांड कर्व्स हैं। तो यहां पे हम एक उसके लिए ग्राफ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस पे फोकस करें, जो हमारा पुराना वाला केस था इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व्स का, तो हमने देखा यहां पे कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसका नाम हमने L रखा, यहां पे D1 की जो इलास्टिसिटी है उसका वैल्यू ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये प्राइस लेवल लेंगे तो प्राइस लेवल 1 पे जो है D1 डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू D2 डिमांड कर्व की। लेकिन जो हमारा अब ये वाला केस है, यानी कि सेम ओरिजिन डिफरेंट स्लोप्स वाली जो डिमांड कर्व्स होंगी, जो ये वाला केस है यहां पे सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। देखिए, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने एक डिमांड कर्व ली AB, राइट? तो इसका मिडिल पॉइंट आप चूज कीजिए, राइट? सपोजिंग ये इसका मिडिल पॉइंट है, और फिर हमने और एक डिमांड कर्व ली AC। तो जैसा कि यहां पे है सेम ओरिजिन, तो ओरिजिन तो सेम है, यानी कि एक एंड पे ये दे मीट ईच अदर, ठीक है? तो ये तो ओरिजिन सेम है इनका, लेकिन स्लोप्स डिफरेंट है इनके, तभी जाके ये अलग अलग चल रहे हैं आगे जाके। तो अब जो है AC का भी हमने मिडिल पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा मिडिल पॉइंट समवेयर यहां होगा। तो इसको घर में जो है ग्राफ के पेपर पे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या पता चलता है कि यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होगा, यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू फिर 1 होगा। क्यों? क्योंकि लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट। ओके, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो प्राइस लेवल ये वाली है P1 पे जो है इलास्टिसिटी इज सेम फॉर AB एज वेल एज AC। AB और AC के लिए सेम इलास्टिसिटी है एट पॉइंट P1। ये बात आपने याद रखी। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू। तो यहां पे भी सेम है, और यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा? एट पॉइंट B एंड C यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो 0 होगा। ठीक, यहां पे 1 है, यहां पे इन्फिनिट है, यहां पे 0 है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो सेम ओरिजिन से आई हुई मुख्तलिफ डिमांड कर्व्स होंगी, मुख्तलिफ प्राइस लेवल्स पे उनकी इलास्टिसिटी भी सेम होगी। ये देखिए, ये प्राइस लेवल 1 है, ये भी कोई प्राइस लेवल है, तो इलास्टिसिटी तो सेम है। इसलिए क्या है कि ये जो हमारी सेम ओरिजिन डिफरेंट स्लोप्स वाली डिमांड कर्व्स है, इनको हम आइसो इलास्टिक डिमांड कर्व्स भी कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा, दीज आर कॉल्ड आइसो इलास्टिक डिमांड कर्व्स, यानी कि जिनका ओरिजिन सेम है लेकिन स्लोप डिफरेंट है। हर प्राइस पे इनकी जो इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा वो सेम होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। तो ये हमारा चौथा केस था सेम ओरिजिन डिफरेंट स्लोप्स वाली डिमांड कर्व्स के लिए। अब जो हमारा फाइनल केस है, कैटेगरी है, वो है नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल डिमांड कर्व्स। तो ये हमारा फाइनल केस है यहां पे। तो यहां पे मैंने जो है 3 कर्व्स, डिमांड कर्व्स ड्रॉ की, A, B, C, D, E, F, राइट? तो 3 डिमांड कर्व्स है। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? हम CD से स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे मैंने इसका मिडिल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहां पे लिया, तो 8 मिनट्स के इलास्टिसिटी का वैल्यू यहां पे 1 होगा, राइट? तो अब इसको जो है
एज क्राइटेरियन यूज करके हम क्या करते हैं कि यहां पे भी वहीं पे एक पॉइंट ड्रा करेंगे, यहां पे भी एक पॉइंट ड्रा करेंगे। देखिए इसका वैल्यू कितना है 1, तो इस पॉइंट पे अब आप देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी का वैल्यू मोर देन 1 होगा, क्योंकि लोअर सेगमेंट बड़ा है एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट, वो आपने पहले ही समझा है। और तो इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होगा, सॉरी मोर देन 1 होगा। यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो लोअर सेगमेंट है यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक अपर सेगमेंट हुआ, तो लोअर सेगमेंट छोटा है एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 निकलेगा। तो अभी अगर हम सेम प्राइस पे देखेंगे, यहां पे प्राइस हम लेंगे 1, तो हम देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी के वैल्यूज कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करेगा, कहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कितना होगा। तो ये सब चीजें देख के ही हम बता सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा वो कम होगा, वो ज्यादा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन के ओरिजिन क्या है, फिर स्लोप कितना है, इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो डिफर होगा, वो सेम नहीं होगा। तो फिर हम बता सकेंगे कि एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे किस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी कितनी है। तो ये हमारे 5 केसेस थे, 5 कैटेगरीज थी डिमांड कर्व्स की, जिनमें हमने इलास्टिसिटी को कंपेयर करने की कोशिश की, और हमने मुख्तलिफ जो अब हमने कैटेगरीज देखी, केसेस देखे, वहां पे मुख्तलिफ रूल्स अप्लाई होते हैं इलास्टिसिटी के वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। आई होप कि ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। यहां पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।